Okay, so let us move forwards towards our next chapter, that is molecular basis of inheritance. मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस. ठीक है, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में इसको अपन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी भी बोलते हैं या शॉर्ट में मोल बायो भी बोलते हैं. मोल बायो में क्या होता है कि अब एक्चुअली ये टर्म मिसनॉमर है, क्योंकि मॉलिक्यूलर बायोलॉजी बोले तो फिर तो वो मॉलिक्यूल्स के लेवल की बात होगी, मतलब बेसिकली बायोकेमिस्ट्री हो गया, तो सब बायोमॉलिक्यूल्स वगैरह इसी के अंडर आना चाहिए. लेकिन नहीं, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी स्पेसिफिकली डील्स विथ न्यूक्लिक एसिड्स, हेरिडिटरी मटेरियल. ठीक है, तो डीएनए का स्ट्रक्चर, डीएनए का रेप्लिकेशन, डीएनए से आरएनए कैसे बनता है मतलब ट्रांसक्रिप्शन, आरएनए से प्रोटीन कैसे बनता है मतलब ट्रांसलेशन. ये जो चीजें हैं ये चीजें अपन इस चैप्टर में पढ़ते हैं. ठीक है, एवरीथिंग रिलेटेड टू द न्यूक्लियस, एवरीथिंग रिलेटेड टू डीएनए. तो एक्चुअली पूरी दुनिया भर में क्लासिकल जेनेटिक्स पहले पढ़ा जाता है, मतलब मेंडेलियन बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, जिसमें वो लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ये वो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ये सब चीजें रहती है. लेकिन आई ऑलवेज स्पेसिफिकली टीच मॉलिक्यूलर बायोलॉजी फर्स्ट, क्योंकि मॉलिक्यूलर बायोलॉजी समझे बिना क्लासिकल जेनेटिक्स उतने अच्छे से नहीं समझ सकता. क्योंकि अलील्स मतलब क्या है जीन्स के, ये तुमको समझने के लिए पहले तुमको जीन्स यानी क्या, जीन्स फंक्शन कैसे करते हैं, ये समझ में आना चाहिए. ठीक है, तो अपन पहले मॉलिक्यूलर बेसिस पढ़ेंगे, उसके बाद क्लासिकल जेनेटिक्स जो मेंडेलियन बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस है वो एकदम फालतू है, बहुत ईजी है इसके सामने. ठीक है, तो चालू करते हैं अपन विद द हिस्ट्री ऑफ द डिस्कवरी ऑफ डीएनए. ये अपन ने बायोमॉलिक्यूल्स में हल्का हल्का देखा है, इसको अपन फिर से अभी अच्छे से देखेंगे. ठीक है, तो वी विल स्टार्ट विद द हिस्ट्री. हिस्ट्री में क्या हुआ कि सबसे पहले फ्रेडरिक नहीं है, फ्रेडरिच मिस्चर ने न्यूक्लियस के अंदर, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर कोई तो भी एक जेनेटिक मटेरियल, सॉरी जेनेटिक मटेरियल नहीं, एकदम गलत बोला है मैंने, बिल्कुल ध्यान मत दो, भूल जाओ उस चीज को. कोई तो भी एक मॉलिक्यूल ढूंढा, कोई तो भी एक सब्सटेंस ढूंढा, तो वो सब्सटेंस न्यूक्लियस के अंदर था, इसलिए उसको बोला न्यूक्लियन. न्यूक्लियस के अंदर, न्यूक्लियस के इन, न्यूक्लियन. ठीक है, बाद में पता चला कि ये जो मटेरियल है इसका नेचर एसिडिक है. Later it was discovered that this is acidic in nature. और वो ना कार्बोहाइड्रेट है, ना प्रोटीन्स है, ना लिपिड्स है, मतलब उसमें ग्लूकोज वगैरह भी नहीं मिलता है. वैसे राइबोज और डीऑक्सीराइबोज मिलता है खैर, लेकिन बाकी भी बहुत सारी चीजें मिलती है. लिपिड्स का तो कोई रोल कॉल ही नहीं है उसमें, ना ही कोई अमीनो एसिड्स मिलते हैं. तो कार्बोहाइड्रेट्स भी नहीं है, प्रोटीन्स भी नहीं है और लिपिड्स भी नहीं है, और न्यूक्लियस के अंदर मिलता है और एसिडिक इन नेचर है, इसलिए उसको नाम दे दिया बाद में. वो जो मटेरियल था, वो जो केमिकल था, उसको बोलना चालू कर दिया न्यूक्लिक एसिड. ठीक है, बस इतना ही है, खत्म हो गया हिस्ट्री न्यूक्लिक एसिड का. इसके अलावा न्यूक्लिक एसिड में किसी ने कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिखाया कि न्यूक्लिक एसिड क्या होगा, कैसे होगा, चलो थोड़ा और रिसर्च करते हैं, फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं. नथिंग ऑफ दैट सॉर्ट. किसी को भी कोई इंटरेस्ट नहीं था न्यूक्लिक एसिड में. होगा ना कुछ तो भी एक एसिडिक सब्सटेंस न्यूक्लियस में, अपने को क्या करना है, फालतू दिमाग लगाते बैठेंगे क्या, वही काम है क्या अपने को, फालतू चीजों के बारे में डिस्कवर करते रहना. ये इतने पास प्रोटीन्स है इतने बड़े, एवरीथिंग इन अवर बॉडी इज मेड अप ऑफ प्रोटीन्स, राइट फ्रॉम हेड टू टो. अपने बाल भी केराटिन नाम का प्रोटीन है, अपने नाखून भी केराटिन नाम के प्रोटीन है, अपने स्किन में केराटिन रहता है, स्किन में कोलेजन रहता है,
मेलानिन खैर प्रोटीन नहीं है जो अपने को कलर देता है स्किन को। मेलानिन पिगमेंट इज एन अमीनो एसिड डेरिवेटिव। टायरोसिन नाम के अमीनो एसिड को तोड़ के, टायरोसिनेज नाम का एंजाइम है वो टायरोसिन को तोड़ता है, उसको तोड़ने से जो प्रोडक्ट बनता है दैट इज कॉल्ड एज मेलानिन। वो प्रोटीन नहीं है, वो अमीनो एसिड डेरिवेटिव है, लेकिन अमीनो एसिड से ही तो प्रोटीन्स बनते हैं। हीमोग्लोबिन प्रोटीन है, इंसुलिन प्रोटीन है, सब एंटीबॉडीज प्रोटीन है, अल्बुमिन ग्लोबुलिन प्रोटीन है ना। तो प्रोटीन्स इतने इंपॉर्टेंट है, और ये ह्यूमंस में ही नहीं बाकी स्पीशीज में भी, रेप्टाइल्स में सांपों का जहर क्या रहता है, प्रोटीन रहता है ना। टीनोफोरा बायोल्यूमिनेसेंस वाले वो चमकते क्यों है, तो उनके पास ग्रीन फ्लोरोसेंस प्रोटीन रहता है। अरे यार सबके पास प्रोटीन ही है, सब चीजें करने वाला प्रोटीन ही है। सबसे इंपॉर्टेंट प्रोटीन है, प्रोटीन को छोड़ के ये फालतू कुछ तो भी एक एसिडिक सब्सटेंस मिला है न्यूक्लियस में, उसका डिस्कवर उसके ऊपर काम करते बैठेंगे क्या, उसके ऊपर टाइम वेस्ट करते रहेंगे क्या, हट फालतू कुछ तो भी। किसी ने कुछ काम नहीं किया उसके ऊपर, किसी को कुछ उसका इंपॉर्टेंस नहीं था, ऑब्वियसली कैसे रहेगा। ठीक है, अपने को इंटरेस्ट था प्रोटीन्स में। अब क्या हुआ कि मेंडल जो है, मेंडल को पहले क्यों पढ़ाया जाता है पता है क्या, क्योंकि मेंडल का रिसर्च पहले हुआ है। मेंडल ने अपना रिसर्च 1856 में वगैरह किया हुआ है, 1856 में शायद पब्लिश किया था उसने रिसर्च, और उसने प्रूव किया कि अपने बॉडी में कुछ तो भी एक हेरिडिटरी मटेरियल रहता है, कुछ तो भी क्या रहता है वो नहीं बताया उसने, पर एक हेरिडिटरी मटेरियल कुछ तो भी रहता है। तो प्रोटीन्स रहता होगा, कार्बोहाइड्रेट रहता होगा, लिपिड रहता होगा, डीएनए रहता होगा, कुछ डीएनए तो डिस्कवर्ड भी नहीं था, जो कुछ भी रहता होगा, कोई तो भी एक मॉलिक्यूल है, कोई तो भी एक केमिकल है जो हेरिडिटरी मटेरियल का काम करता है। हेरिडिटरी मटेरियल का काम करता है मतलब वो इंफॉर्मेशन पास ऑन करता है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में। इसलिए पहले वाले जनरेशन में जैसी इंफॉर्मेशन रहेगी वैसी ही इंफॉर्मेशन दूसरे जनरेशन में जाएगी। ठीक है, और इसलिए फिर पहले जनरेशन वालों को अगर डायबिटीज होगा तो दूसरे जनरेशन वालों को भी डायबिटीज रहेगा, मतलब उनके बच्चों को भी डायबिटीज रहेगा, ऐसा, जिनको अपन हेरिडिटरी डिजीज बोलते हैं। ये इतना सीधा नहीं है, इतना सिंपल नहीं है। ऐसा मत सोच लेना कि अच्छा मेरे पापा को डायबिटीज है मेरे को भी हो जाएगा, ऐसा नहीं सोचना। इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है, वो काफी कॉम्प्लेक्स है, लेकिन हेरिडिटी एग्जिस्ट करती है, ये उसने एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया। वैसे आंखों को तो दिखता ही है अपने को हमेशा कि जो भी चिल्ड्रन रहते हैं वो अपने पेरेंट्स को रिजेंबल करते हैं। कोई भी बच्चा अपने मम्मी पापा के समान दिखता है ना। लेकिन उसने एक्सपेरिमेंटली प्रूफ कर दिया कि यस दिस हेरिडिटरी मटेरियल एग्जिस्ट्स, हेरिडिटी की कंसेप्ट सही में एग्जिस्ट करती है, एक्सपेरिमेंटली प्रूफ किया। पर ये जो इन्फॉर्मेशन है, ये इन्फॉर्मेशन जब स्पर्म के थ्रू जाती है, ओवम के थ्रू जाती है, तो उस इन्फॉर्मेशन को कैरी किस फॉर्म में किया जाता है, प्रोटीन्स के फॉर्म में कि लिपिड्स के फॉर्म में कि कार्बोहाइड्रेट्स के फॉर्म में, ऐसा ये अब तक नहीं डिस्कवर हुआ था। पर यह कंफर्म था कि कैरी करता है, हेरिडिटरी मटेरियल एग्जिस्ट करता है सेल में। ठीक है, दूसरी बात, जैसा कि मैंने बोला कि ये 1800s में किया हुआ काम है मेंडल ने। अब 1800s में किया हुआ जो काम था ना, उसमें उसके वक्त दो चीजें हो गई यार मेंडल के साथ। एक तो उसी के साथ ओरिजिन ऑफ स्पीशीज ये किताब पब्लिश हो गई डार्विन की, और डार्विन ने बोला कि हमारे एंसेस्टर्स बंदर थे। तो इंग्लैंड के लोग पूरे भड़क गए कि ऐसा कैसा हमारे एंसेस्टर्स को बंदर बोल दिया, इससे तो पूरी गॉड की कंसेप्ट ही खत्म हो गई, गॉड ने बनाया है हमको, ऐसे बंदर से थोड़ी इवॉल्व हुए हैं हम, कुछ भी बोल रहे हो, वैसे गॉड ने क्या बंदर बनाया क्या और फिर बंदर से इवोल्यूशन हुआ क्या, पूरा रिलीजन के अगेंस्ट हो गया था वो। तो लोग पूरा भड़क गए थे, मारा मारी पे आ गए थे एकदम, मतलब पूरा साइंटिफिक कम्युनिटी वॉज एनरेज्ड, सबका ध्यान उसी में था, डार्विन में। मेंडल को एक तो किसी ने ध्यान नहीं दिया, पहली बात। दूसरी बात, मेंडल ने जो अपना रिसर्च पब्लिश किया था वो पोल्ट्री के मैगजीन में पब्लिश किया था। पोल्ट्री बोले तो मुर्गियों का जो पालन रहता है, कुक्कुट पालन, उसका कोई मैगजीन था, उसमें पब्लिश किया था। तो वो मैगजीन कौन पढ़ता होगा उस टाइम पे भी, इवन जब वो बिजनेस ज्यादा हो गया और जब इंटरनेट नहीं था लोग मैगजीन पढ़ते थे, लेकिन उसमें भी वो पोल्ट्री वाला मैगजीन कौन पढ़ेगा, ये दूसरा प्रॉब्लम।
तीसरा प्रॉब्लम उसका जो वर्क था वो स्टैटिस्टिकल था। स्टैटिस्टिक्स और मैथमेटिक्स वैसे अलग होता है, लेकिन जनता उसको जनरली एक ही करके कंसिडर करती है। तो स्टैटिस्टिकल होने के कारण, मैथमेटिकल होने के कारण वो किसी के पल्ले नहीं पड़ा, क्योंकि मैथमेटिशियन लोग वो पढ़ेंगे नहीं बायोलॉजी का रिसर्च पेपर, और बायोलॉजिस्ट लोगों को मैथमेटिक्स आता है नहीं। अपने को तो पता ही है, अपन है ही बायोलॉजिस्ट, है ना। उसमें से भी वो डेरिवेटिव्स, इंटीग्रेशन, वो सब आ जाता है, वो तो चिल्लर चीजें है। प्लस माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ग्राफ समझना, ये जो बेसिक चीजें, यही तो असली डिफिकल्ट होती है। वही तो नहीं समझता अपने को। क्या फ्रैक्शंस का मल्टीप्लिकेशन, दिस दैट, नो 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 नो, ये सब अपने को समझता ही नहीं है। तो उनको भी, वो लोगों को भी नहीं समझता था, तो एक तो लोगों को समझा भी नहीं। चौथी बात, हिज रिसर्च वॉज वे अहेड ऑफ इट्स टाइम। बायोलॉजी में मैथ्स का यूज किया जा सकता है, ये अनबिलीवेबल था लोगों के लिए उस टाइम पे, ठीक है, अहेड ऑफ इट्स टाइम। और बहुत कॉम्प्लेक्स रिसर्च था, समझने को इतना आसान नहीं था। तुम बोलोगे क्या सर, 11 मिनट 16 सेकंड हुए वीडियो चालू करके तुरंत आपने पलटी मार ली। अभी थोड़ी देर पहले बोल रहे थे कि क्लासिकल जेनेटिक्स बहुत इजी चैप्टर है, मॉलिक्यूलर बेसिस डिफिकल्ट है। मतलब डिफिकल्ट नहीं, लेकिन मॉलिक्यूलर बेसिस समझे बिना क्लासिकल बेसिस नहीं समझता। एक बार मॉलिक्यूलर बेसिस समझ गया तो क्लासिकल बहुत ही चिल्लर है, ऐसा आप बोल रहे थे। अभी बोल रहे हो कि मेंडल का रिसर्च बहुत डिफिकल्ट है। एक कुछ तो भी बोलो, तुम ऐसा आरोप करोगे मेरे ऊपर, स्वाभाविक है तुमने ऐसा आरोप करना, लेकिन ऐसा आरोप तुम इसलिए करोगे क्योंकि तुमको हिस्ट्री पढ़ना नहीं आता है। हिस्ट्री पढ़ना नहीं आता है मतलब हिस्ट्री पढ़ने का एक तरीका होता है। हिस्ट्री पढ़ने का तरीका क्या होता है कि जब तुम हिस्ट्री पढ़ रहे हो तो हिस्ट्री में आने वाले जो मोमेंट्स है, हिस्ट्री में आने वाला जो पॉलिटिक्स है, हिस्ट्री में आने वाले जो लोगों ने लिए हुए डिसीजंस है, हिस्ट्री में जो लोगों ने किए हुए चीजें हैं, उन सब चीजों को आज मतलब 2020 के हिसाब से कंसिडर करके नहीं पढ़ना होता है। उस टाइम पे सोसाइटी कैसी थी, उस टाइम पे लोगों के विचार क्या थे, उस टाइम पे क्या सोशल कंडीशंस थी, इकोनॉमिकल कंडीशंस थी, डेवलपमेंटल कंडीशंस थी, उसके हिसाब से हिस्ट्री को पढ़ना पड़ता है, कब हिस्ट्री समझती है। लोगों का बहुत बड़ा फॉल्ट है, लोग आज के हिसाब से हिस्ट्री को पढ़ने की कोशिश करते हैं बेवकूफ टाइप। जैसे फॉर एग्जाम्पल, थोड़ा सा तुमको बोर हो रहा होगा लेकिन ये सब इंपॉर्टेंट है, ध्यान से मेरी बात सुनो। फॉर एग्जाम्पल, क्या नाम था वो साइंटिस्ट का, विलो ट्री लगाया था उसने। अरे यार बिल्कुल भूलने लायक नाम नहीं हो साइंटिस्ट का, मैं हर साल फोटोसिंथेसिस में बताता हूँ, अभी याद ही नहीं आ रहा है। वॉटेवर, एक्स बोल देते उसको। उसने क्या किया, विलो ट्री प्लांट किया एक गमले में प्लांट करने के पहले उसने गमले की मिट्टी का वजन कर लिया, फिर उसमें प्लांट लगाया, फिर वो प्लांट बड़ा हुआ, बहुत बड़ा हो गया। एक गमले में प्लांट जितना ज्यादा बड़ा हो सकता है उतना बड़ा हो गया। अब उसने क्या किया, उस प्लांट को उस गमले में से उखाड़ा और फिर गमले की मिट्टी जो है उसका वजन किया, तो उसका वजन अप्रोक्सीमेटली सेम ही आया। इसका मतलब मिट्टी को एब्जॉर्ब करके प्लांट ग्रो नहीं हो रहा है, ऐसा उसने कंक्लूजन निकाला, विच इज ट्रू। मिट्टी ने एक्चुअल में क्ले को थोड़ी एब्जॉर्ब करता है, वो तो उसमें पड़े हुए मिनरल्स को एब्जॉर्ब करता है। मिनरल न्यूट्रिशन में अपन ने पढ़ा है। तो मिनरल्स एब्जॉर्ब होने के कारण बहुत तो ऐसा कुछ मिट्टी का वजन कम नहीं हो जाएगा आयंस वगैरह एब्जॉर्ब होने से, पहली बात। दूसरी बात, वो साइंटिस्ट पानी भी तो देता होगा ना उसको डेली, नहीं तो पेड़ मर जाएगा। तो पानी में भी तो मिनरल्स है, डिस्टिल वाटर दोगे तो पेड़ मर ही जाएगा, डिस्टिल वाटर पे पेड़ सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा क्योंकि उसमें आयंस ही नहीं है। बाकी जो टैप वाटर, नदी का पानी, तालाब का पानी वो देगा, उसमें भी तो मिनरल्स रहेंगे, वो भी तो पेड़ एब्जॉर्ब करेगा। तो सॉइल के ही पूरे मिनरल्स वो एब्जॉर्ब करेगा ऐसा नहीं है, एब्जॉर्ब करेगा भी तो भी डेली मिनरल्स उसमें ऐड भी होते जा रहे हैं क्योंकि पानी दे रहा है। तो सॉइल का वजन ऑब्वियसली उतना ही रहेगा। पेड़ की ग्रोथ कैसे हो रही है, तो 6 CO2 जो वो एटमॉस्फेयर से ले रहा है प्लस 6 H2O जो उसको अपन पानी दे रहे हैं, उसको जोड़ के वो C6H12O6 बनाता है, दैट इज ग्लूकोज। फिर ग्लूकोज को कन्वर्ट करता है, एक्स्ट्रा ग्लूकोज को अलग अलग अमीनो एसिड्स में, फिर फैट्स में कन्वर्ट किया जाता है, फिर अमीनो एसिड जोड़ के प्रोटीन बनाया जाता है, फिर प्रोटीन, लिपिड्स,
कार्बोहाइड्रेट्स, इन सब की मदद से सेल्स बनाई जाती है, सेल्स बढ़ते जाती है, फिर उसके स्टेम रूट का साइज बढ़ते जाता है, ऐसा वो ग्रो होता है। अब तुम यार एक चीज सोचो, मिट्टी का वेट कम नहीं हुआ और हवा में ऐसा CO2 नाम का कोई गैस रहता होगा और उसको वो स्टोमेटा के थ्रू एब्जॉर्ब करता होगा प्लांट, ऐसा वो साइंटिस्ट 1600s में सोच सकता है क्या? ये कहानी तो उसने क्या कंक्लूजन निकाला कि यार मिट्टी का वजन तो कम नहीं हो रहा पर पेड़ तो ग्रो हो रहा है, और कॉन्जर्वेशन ऑफ मास बोलता है कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो फिर ये जो एडेड मास है ये कहां से आ रहा है, कौन क्या चीज इसमें कन्वर्ट हो रही है इसके रूट स्टेम लीफ में? तो ऑब्वियसली जो मैं पानी दे रहा हूं डेली वो ही कन्वर्ट हो रहा होगा। तो उसने कंक्लूजन निकाला कि वाटर गेट्स कन्वर्टेड टू रूट स्टेम एंड लीफ। अब ये जब मैं फोटोसिंथेसिस चैप्टर में पढ़ाता हूँ हिस्ट्री में तो हे करके हंसते हैं बच्चे, बेवकूफ टाइप, क्या पगला साइंटिस्ट था, कुछ भी बोलता है हे करते हैं। कैसे क्या पगला साइंटिस्ट था? बिल्कुल पगला नहीं था। तुमको किसी ने तो भी 5वीं कक्षा में ही पढ़ा दिया है कि ऐसा एटमॉस्फेयर में गैसेस रहते हैं और वो स्टोमेटा से CO2 एब्जॉर्ब करता है, इसलिए तुमको वो चीज पगलेपना लगता है ऐसा सोचना। उसको पता था कि ऐसे CO2 रहता है, ऑक्सीजन रहता है, कार्बन रहता है, ऐसे एटम्स रहते हैं, ऐसे एलिमेंट्स रहते हैं 1600 में? ऑब्वियसली पता नहीं था उसको। वो तो यही सोचेगा ना कि मिट्टी का मास अगर कम नहीं हुआ है, मास मतलब वजन, तो फिर पानी कन्वर्ट हो रहा है रूट स्टेम लीफ में, ऑब्वियस बात है। उसके हिसाब से तुम सोचो ना 1600 के हिसाब से, फिर तुमको लगेगा कि नहीं 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 बेवकूफ नहीं है, मैं 1600 में रहता तो मैं भी यही सोचता। और 2020 में मैं ये नहीं सोच रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं बहुत होशियार हूं। इसका मतलब ये है कि मेरे जो पूर्वज है उन्होंने ये सब रिसर्च करके रखा है, उसको किताबों में लिख के रखा है, उन किताबों को कोई तो भी पढ़ता है और फिर वो टीचर वो किताब पढ़ के मेरे को बताता है, इसलिए मेरे को पता है कि ऐसा CO2 है और वो स्टोमेटा से अंदर आता है। उसमें मेरा कोई बहुत महानता थोड़ी है कि मेरे को ये चीज पता है तो मैंने थोड़ी डिस्कवर किया है। मेरे पास इतना दिमाग भी नहीं है कैसे डिस्कवर करने का। मैं मतलब मैं भी और तुम भी अपन महान नहीं है, अपने को ये पता है तो। समझ रहे हो क्या? अगर नहीं पता रहता तो अपन भी यही सोचते, ऑब्वियसली बात है। तो कभी भी हिस्ट्री को स्टडी करते वक्त उस समय की कंडीशन को समझ के ही तुमने हिस्ट्री को पढ़ना चाहिए, तो भी तभी तुम उन हिस्ट्री के कैरेक्टर्स को जज कर पाओगे या फिर उनको समझ पाओगे अच्छे से। तो मेंडेलियन जेनेटिक्स क्या है ना, ये जो अभी मैं तुमको मॉलिक्यूलर बेसिस पढ़ा रहा हूं, ये समझने के बाद मेंडेलियन जेनेटिक्स समझना सही में बहुत आसान है। लेकिन ये समझे बिना मेंडेलियन जेनेटिक्स समझना सही में बहुत डिफिकल्ट है। ठीक है, तो मैं क्या बोल रहा हूं कि जब मेंडल ने वो सब चीजें डिस्कवर की 1800s में, तो उसको ना डीएनए पता था, ना क्रोमोसोम्स पता थे, ना मियोसिस पता था कि कैसा स्पर्म में एक ही सेट जाता है, ओवम में दूसरा सेट, या स्पर्म में एक ही सेट जाता है, एक स्पर्म में एक ही सेट जाएगा, कैसा क्रॉसिंग ओवर होता है, कैसे अलील्स होते हैं दो जीन्स के, मतलब रहेंगे ऐसा जरूरी नहीं, पॉपुलेशन में रहेंगे, किसी एक इंसान में 2 अलील्स रह सकते हैं, अलग अलग या सेम भी रह सकते हैं। ऐसा एक न्यूक्लियस रहता है, डीएनए का स्ट्रक्चर क्या है, उसको कुछ भी नहीं पता था। नन ऑफ दिस वॉज डिस्कवर्ड येट। तो भी उसने लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट दिया, विच इज रियली तारीफे काबिल, कमांडेबल। समझ में आ रहा है? अपन जब ये चैप्टर के बाद क्लासिकल जेनेटिक्स पढ़ेंगे तो तुम बोलोगे क्या इजी है, ये मेंडल को क्या इतना होशियार मानते, पता नहीं। लेकिन ऐसा नहीं है, उस टाइम पे वो सब चीजें समझना पॉसिबल नहीं था, क्योंकि डीएनए पता नहीं था, नाइट्रोजनस बेसिस पता नहीं थे, अलील्स मतलब क्या पता नहीं था। तुमको तो अभी भी पता नहीं है, सेल डिवीजन पढ़ाया है तो भी नहीं पता है तुमको। अरे 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 अरे, अरे। इतनी सिंपल चीजें वो कंसेप्ट उसमें कंफ्यूज करते रहते हैं हमेशा। माइटोसिस मियोसिस में कंफ्यूजन करते हैं, क्रॉसिंग ओवर में कंफ्यूजन करते हैं। मेरे को पता नहीं है कि तुम लोगों का दिमाग कैसा है, तो है ये सब पढ़ा हुआ होने के बावजूद तुमको समझता नहीं है। उसने बिना किसी
इंफॉर्मेशन के, बिना किसी प्रायर नॉलेज के ये सब चीजें डिस्कवर की। सिर्फ किसी और ने डिस्कवर की हुई चीजें पढ़ के समझना भी एक बार का अलग बात है, उसने डिस्कवर किया, बहुत बड़ी बात है। ठीक है, तो मैं ये बोल रहा हूं, मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि मेंडल ने जब 1856 में ये सब किया तब किसी को समझा ही नहीं। मेंडल के लॉज को रीडिस्कवर करना पड़ा 1901 में। 1901 में मेंडल के लॉज को रीडिस्कवर किया गया बाय सेपरेटली बाय 3 साइंटिस्ट्स। 3 साइंटिस्ट थे, लेकिन उन्होंने साथ में काम नहीं किया था, अपना अलग अलग काम किया था। ठीक है, वो जब डिस्कवर हुआ तब काफी साल बीत चुके थे मेंडल के एक्चुअल वर्क को पब्लिश होके। मेंडल तो मर भी चुका था उस टाइम पे। इधर 1900 में क्वांटम मैकेनिक्स वगैरह डिस्कवर हो गया था, तो फिजिक्स के फील्ड में बहुत ज्यादा हलचल मची हुई थी, लोगों को मैथ्स में इंटरेस्ट आने लग गया था और लोग थोड़े ज्यादा अलर्ट हो गए थे। तो ये खबर साइंटिफिक कम्युनिटी में फैली कि ऐसा मेंडल नाम का कोई आदमी था और उसने ऐसा कुछ तो भी डिस्कवर किया था करके। अब इस बार जब लोगों को समझा कि मेंडल क्या बोलना चाह रहा है, कि देयर इज सम केमिकल विच एक्ट्स एज, मेंडल तो उसको फैक्टर बोलता था, मेंडल डीएनए वर्ड थोड़ी यूज करेगा, मेंडल को थोड़ी पता था वो डीएनए है। तो ऐसा फैक्टर ऑब्वियसली कोई तो भी केमिकल रहेगा, जादुई चीज तो है नहीं जो स्पर्म के थ्रू और ओवम के थ्रू जायगोट को मिलती है और फिर उसके ऊपर इंफॉर्मेशन लिखी रहती है, पूरी हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन। ये जब लोगों को स्ट्राइक हुआ तो लोगों का इंटरेस्ट इस हेरिडिटरी मटेरियल में डेवलप हुआ कि भाई ये हेरिडिटरी मटेरियल क्या है। ऑब्वियसली प्रोटीन ही होगा, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो प्रोटीन है। प्रोटीन नहीं होगा तो कार्बोहाइड्रेट्स होंगे या लिपिड्स होंगे, ऐसा लोगों को लगता था। और अपने को डिस्कवर करना पड़ेगा कि ये हेरिडिटरी मटेरियल का काम, मतलब पिछले जनरेशन से आगे वाली जनरेशन में इंफॉर्मेशन ले जाने का काम स्पर्म एंड ओवम के थ्रू, ये काम कौन करता है? प्रोटीन करते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स करते हैं, कौन करता है? वी मस्ट फाइंड दिस आउट। एंड पीपल स्टार्टेड रिसर्चिंग ऑन द हेरिडिटरी मटेरियल। व्हाट इज द हेरिडिटरी मटेरियल? तो सबसे पहला आया फ्रेडरिक ग्रिफिथ। इस बार फ्रेडरिच नहीं है, इस बार फ्रेडरिक ही है, फ्रेडरिक ग्रिफिथ। अरे फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने क्या दिया है, कुछ याद है क्या? ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, है ना? कौन से ईयर में किया इसने? ऑब्वियसली मेरे को याद नहीं रह सकता, क्योंकि मैं ऐसी चीजें याद रखता ही नहीं हूं, क्योंकि मेरे को एग्जाम देना भी नहीं है। और दूसरी बात, मैं तो तुमको बोलूंगा कि तुम भी मत याद रखो, क्या करना है तुमको, कौन से ईयर में किया था। तो सर नीट में आ गया क्वेश्चन तो अरे छोड़ देना, मतलब याद रहता है तो रख लो, जानबूझ के भूलने का ऐसा नहीं है। लेकिन ये सब चक्कर में अपनी मेन कंसेप्ट हैम्पर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन नहीं आते नीट में कौन से साल में डिस्कवर किया वगैरह। और एक आधे बार अगर कभी आया भी है प्रीवियस ईयर में, अपने को दिख भी गया, तो वो गलत चीज है। दैट इज रॉन्ग फ्रॉम द साइड ऑफ एनटीए और सीबीएसई, गलत चीज है, ऐसा नहीं करना चाहिए। कंसेप्ट क्लियर है कि नहीं बच्चों की, वो चेक करो, कौन से साल में किया था वो क्या है। पर जहां तक मुझे याद है शायद 1928 का है ये रिसर्च। ठीक है, नॉट श्योर, देख लेना, शायद 1928 है। इसने क्या किया, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया लिया, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया नाम का बैक्टीरियम। इसके 2 स्ट्रेन्स रहते हैं, एक है आर स्ट्रेन और एक है एस स्ट्रेन।
R strain stands for rough, obviously. S stands for smooth. ये स्मूथ क्यों है? क्योंकि इसके ऊपर कैप्सूल है, N कैप्सूलेटेड है ये, और इसके ऊपर कैप्सूल नहीं है, इसलिए ये रफ है, ठीक है। और अपन ने ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में बोला हुआ है कि कैप्सूल के कारण प्रॉब्लम होता है, कैप्सूल के कारण डिजीज होता है, क्योंकि कैप्सूलेटेड बैक्टीरियम जो रहते हैं उन कैप्सूलेटेड बैक्टीरिया को अपने WBCs पकड़ नहीं पाते, क्योंकि कैप्सूल स्मूथ रहने के कारण WBCs के हाथ से वो स्लिप हो जाता है बैक्टीरियम, ठीक है, बच जाता है। तो कैप्सूलेटेड बैक्टीरिया हार्मफुल रहते हैं, नॉन कैप्सूल वाले उसको अपने WBC धड़ाधड़ मार देते हैं। तो ये जो है ये है पैथोजेनिक। पैथो मतलब डिजीज, जेन मतलब टू गिव राइज टू, तो ये है पैथोजेनिक, ऑल्सो कॉल्ड एज वायरुलेंट। और ये जो रफ स्ट्रेन रहता है ये रहता है नॉन पैथोजेनिक। रफ स्ट्रेन जो रहता है वो नॉन पैथोजेनिक रहता है, डिजीज कॉज नहीं करता है, ठीक है। तो इसने क्या किया, इसने लिविंग R स्ट्रेन को माउस में डाला, तो माउस को कुछ भी नहीं हुआ, माउस बच गया, क्योंकि माउस को डिजीज नहीं हुआ, मतलब R स्ट्रेन हार्मफुल नहीं है। फिर इसने क्या किया, लिविंग, हाँ ठीक है, लिविंग S स्ट्रेन, तो लिविंग S लिया और लिविंग S को भी उसने क्या किया, माउस में इंजेक्ट किया, तो ये वाला माउस मर गया। तो दिस इज प्रूफ कि R स्ट्रेन से माउस को कुछ नहीं होता है, S स्ट्रेन से होता है। फिर उसने क्या किया, हीट किल्ड मतलब डेड, हीट किल्ड S स्ट्रेन लिया, उसको माउस में इंजेक्ट किया, तो माउस लीव्ड, है ना, मतलब इसको जिंदा रहना जरूरी है डिजीज कॉज करने के लिए, ऑब्वियस है यार, इसमें क्या है ना। ये पहली कंडीशन, ये दूसरी कंडीशन, ये तीसरी कंडीशन, माउस लीव्ड। उसके बाद उसने क्या किया, उसने लिविंग R प्लस हीट किल्ड S लिया, चौथी कंडीशन, लिविंग R प्लस हीट किल्ड S स्ट्रेन, इसको इंजेक्ट किया माउस में, तो माउस मर गया। इससे क्या कंक्लूजन निकलता है, इससे एक ही कंक्लूजन निकलता है कि हीट किल्ड S नॉर्मली मार नहीं सकता, लिविंग R भी मार नहीं सकता, है ना, बैक्टीरिया को, लेकिन लिविंग R और हीट किल्ड S को साथ में रखा तो माउस मर रहा है। इसका मतलब इसकी डेड बॉडी से जो भी हार्मफुल मटेरियल है उसको ये उठा ले रहा है, R वाला स्ट्रेन उसको उठा रहा है, उस मटेरियल को, है ना, और R खुद भी ट्रांसफॉर्म हो रहा है पैथोजेनिक बैक्टीरिया में, बराबर है, समझ में आ रहा है। दिस शोज दैट द R स्ट्रेन पिक्ड अप, उठा लिया कुछ तो भी, है ना, द पैथोजेनिक मटेरियल and got transformed to pathogenic bacterium. बराबर है। This
Griffith called as transforming principle. बेसिकली ट्रांसफॉर्मेशन. एक्चुअली अब देखो, तुमको मैं बता देता हूँ उसने क्या उठाया. ठीक है, ग्रिफिथ को नहीं पता था, लेकिन तुम अभी 2020 में हो तो रहस्य तो खुल चुका है. एक बार पिक्चर रिलीज हो गया, थिएटर में लग गया, सबने देख लिया, उसके बाद क्या का रहस्य रहता है फिर सस्पेंस मूवी का. फिर तो खुल गया ना. एक बार क्रिकेट मैच हो गई कि फिर क्या का उसका रहस्य रहता है, कौन जीतने वाला है, पता है कौन जीत गया, सबको ही पता है. तो अभी तो रहस्य खुल चुका है. तो मैं तुमको बता देता हूँ, आर स्ट्रेन जो है उसने प्लाज्मिड उठाया था, प्लाज्मिड एस स्ट्रेन का, और प्लाज्मिड के ऊपर कैप्सूल बनाने की इंफॉर्मेशन थी, तो आर स्ट्रेन ने भी कैप्सूल बना लिया. लेकिन ये ग्रिफिथ को पता रहना ऑब्वियसली इम्पॉसिबल था कि उसने क्या उठाया. उसने बस बोला कि कुछ तो भी उठाया, तो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल. तो ये जो प्लाज्मिड उठाने का काम है इसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन. बैक्टीरिया जो प्लाज्मिड उठा लेते हैं इसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन. नेचुरली उठा लेते हैं बैक्टीरिया उनके सराउंडिंग में रखा हुआ प्लाज्मिड. ठीक है, लेकिन अब इश्यू ऐसा है कि बाकी साइंटिस्ट कुछ तो भड़क गए ग्रिफिथ के कि पगला है क्या बे तू, कुछ तो भी उठा लिया बता रहा हमको है, हेरिडिटरी मटेरियल उठाया ऐसे बता रहा है हमको. ये नहीं बता रहा था कि हेरिडिटरी मटेरियल एग्जिस्ट करता है, वो तो पता ही है, वो तो मेंडल ने एक्सपेरिमेंटली प्रूव कर दिया है. हेरिडिटरी मटेरियल कौन सा है ये डिस्कवर करना है गधे. ये क्या बता रहे थे उनको ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल के बारे में, सब उसको गाली मारने लग गए, भड़क गए उसके ऊपर. वो पूरा एकदम सैड हो गया कि अरे यार मैंने इतनी मेहनत से चूहे पकड़े, एक्सपेरिमेंट किया, और ये मेरे कुछ गाली दे रहे. तो इसको बचाने के लिए 3 साइंटिस्ट आए. वो बोले कि रो मत ग्रिफिथ, रो मत, हम तेरी मदद करते हैं. तो नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट जो था वो किसने किया, वो किया एवेरी, मिकलियॉड एंड मिक कार्टी ने. ये 3 साइंटिस्ट थे, एवेरी, मिकलियॉड एंड मिक कार्टी. इन्होंने क्या किया, एवेरी, मिकलियॉड एंड मिक कार्टी ने, इन्होंने प्यूरिफिकेशन ऑफ बायोमोलिक्यूल्स किया. प्यूरिफिकेशन ऑफ बायोमोलिक्यूल्स. प्यूरिफिकेशन ऑफ बायोमोलिक्यूल्स कैसे किया, किसके बायोमोलिक्यूल्स, एस स्ट्रेन के, एस स्ट्रेन के बायोमोलिक्यूल्स का प्यूरिफिकेशन किया. मतलब इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है कि एस स्ट्रेन के बायोमोलिक्यूल्स प्यूरिफाई किए. इसका मतलब ये है कि एक एस स्ट्रेन का सैंपल लिया, एस स्ट्रेन की सेल्स, उसमें डाला प्रोटीएज प्लस कार्बोहाइड्रेज प्लस न्यूक्लियस. न्यूक्लियस को तो डालने की कोई जरूरत नहीं थी, क्या करना है न्यूक्लिक एसिड को तोड़ के, न्यूक्लिक एसिड का कोई रोल कॉल है ही नहीं. हेरिडिटी में सबको पता था प्रोटीन ही है हेरिडिटरी मटेरियल, बस एक्सपेरिमेंटली प्रूव करना इतना बाकी था, है ना. तो इतना सब अपन ने मिक्स कर दिया, तो अपने को क्या मिलेगा, एस स्ट्रेन सेल्स के प्रोटीन्स पूरे डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, कार्बोहाइड्रेट डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, न्यूक्लिक एसिड डिस्ट्रॉय हो जाएंगे. अपने को क्या मिलेगा, अपने को मिलेगा लिपिड्स ऑफ एस स्ट्रेन, है ना. सिमिलरली कार्बोहाइड्रेट्स डालना, न्यूक्लियस डालना, लाइपेज डालना, तो प्रोटीन्स नहीं टूटेंगे एस स्ट्रेन के, प्रोटीन एज इट इज रहेंगे, बाकी बायोमोलिक्यूल्स टूट जाएंगे. फिर ऐसा ही कार्बोहाइड्रेट छोड़ के बाकी सबको तोड़ देना, ऐसा ही न्यूक्लिक एसिड छोड़ के बाकी सबको तोड़ देना. तो अपने को एस स्ट्रेन के प्रोटीन्स, एस स्ट्रेन के कार्बोहाइड्रेट्स, एस स्ट्रेन के न्यूक्लिक एसिड्स, एस स्ट्रेन के लिपिड्स, ऐसा मिल जाएगा. बराबर है ना. तो सिमिलरली प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स and nucleic acids of S strain were obtained.
इतनी चीजें अपन ने अलग निकाल ली। अब क्या किया उन्होंने, नाउ प्रोटीन्स ऑफ एस स्ट्रेन प्लस लिविंग आर स्ट्रेन, इसको इंजेक्ट कर दिया माउस में। कि अगर प्रोटीन्स हेरिडिटरी मटेरियल होंगे तो एस स्ट्रेन के जो प्रोटीन्स है वो ये लिविंग आर स्ट्रेन उठा लेगा और ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, सिंपल है ना। प्रोटीन्स नहीं होंगे अगर हेरिडिटरी मटेरियल, तो फिर कौन होंगे, फिर लिपिड्स होंगे, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स को अपन एनर्जी की तरह यूज करते हैं, एनर्जी का सबस्ट्रेट करके। तो जिसको अपन एनर्जी का सबस्ट्रेट यूज करते हैं उसी को अपन इंफॉर्मेशन का मॉलिक्यूल करके यूज नहीं करेंगे। कहीं इंफॉर्मेशन के मॉलिक्यूल को ही अपन ने जला दिया तो एनर्जी निकालने के लिए, है ना, इसलिए सेकंड प्रोबेबिलिटी थी लिपिड्स की। पर लिपिड्स नहीं होंगे तो फिर कौन होंगे, फिर तो कार्बोहाइड्रेट्स ही होंगे ऑब्वियसली। फिर तो ऑब्वियसली कार्बोहाइड्रेट्स होंगे। इसको इंजेक्ट किया माउस में। और चौथा क्या बचा, चौथा बचा न्यूक्लिक एसिड्स। तो न्यूक्लिक एसिड्स ऑफ एस स्ट्रेन प्लस लिविंग आर स्ट्रेन, इसको अपन ने इंजेक्ट किया माउस में। इसकी तो प्रोबेबिलिटी नहीं थी, अपने को पता था कि न्यूक्लिक एसिड तो हेरिडिटरी मटेरियल नहीं है, हेरिडिटरी मटेरियल तो प्रोटीन ही रहने वाला ऑब्वियसली, क्योंकि सब कुछ प्रोटीन ही है, कंफर्म था। अब ऐसा उन्होंने माउस में इंजेक्ट करके माउस को छोड़ के चले गए 12 घंटे के लिए कि भाई तू समय ले ले, बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगा, डिजीज होगा, उसका इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होगा, फाइट चलेगी, थोड़ा मरने को भी तो समय लगेगा ना। पोटेशियम साइनाइड थोड़ी है वो कि इंजेक्ट करके बराबर मर जाएगा ना। सो गए कि सुबह उठ के देखते हैं भाई क्या होता है। तो सुबह उठ के देखे तो ये वाला जो सेट था जिसमें एस स्ट्रेन के प्रोटीन्स को आर स्ट्रेन के साथ रखा था, ये वाला सेट जिस माउस में इंजेक्ट किया था, ये माउस बढ़िया एकदम जिंदा का जिंदा। मतलब इसका मतलब क्या हुआ, इट डिड नॉट ट्रांसफॉर्म। इट मतलब बैक्टीरियम, माउस नहीं। लिख देता हूं यार, तुम पे मेरे को ना भरोसा ही नहीं है। बैक्टीरियम ट्रांसफॉर्म क्यों नहीं हुआ, क्योंकि एक ही रीजन हो सकता है, प्रोटीन्स आर नॉट हेरिडिटरी मटेरियल। प्रोटीन्स हेरिडिटरी मटेरियल नहीं है, ये एक रीजन हो सकता है इसका। शॉक एकदम तीनों भी हो रहे, लिपिड्स है हेरिडिटरी मटेरियल, लिपिड्स में तो उतनी वेरिएबिलिटी भी नहीं रहती है, ऐसा वगैरह एकदम डिस्कस करने लगे, क्योंकि उनको कंफर्म था कि ये वाला माउस मरा हुआ रहेगा। अब प्रोटीन नहीं है तो लिपिड ही रह सकते हैं ना भाई, हेरिडिटरी मटेरियल। तो ये भी लिविंग, तीनों भी शॉक, अरे लिपिड्स भी हेरिडिटरी मटेरियल नहीं है। तीनों एकदम डिस्कशन करने लग गए एक दूसरे के साथ कि बाप रे अनबिलीवेबल है, तो अपन ने कभी सोचा ही नहीं था कि कार्बोहाइड्रेट्स हेरिडिटरी मटेरियल रह सकता है। कार्बोहाइड्रेट्स कैसे हेरिडिटरी मटेरियल रहेंगे, हाउ इज दिस पॉसिबल, दिस दैट, ऐसा करने लग गए सब लोग। कैसे कैसे पॉसिबल है, ये तो मैजिक हो गया। कार्बोहाइड्रेट्स में तो एनर्जी के लिए यूज करते हैं अपन पिकनिक पे गए अगर, तो अपना जो मैप रहेगा, मैप MAP, जिसमें अपना रास्ता लिखा रहेगा, कहाँ पर रुकने का क्या सब लिखा हुआ रहेगा, एड्रेस लिखा हुआ रहेगा, उसको अपन जलाने के लिए यूज नहीं करेंगे ना। ठंड लग रही है, कागज वागज है क्या कुछ, चलो जला के अपन थोड़ी हीट ले लेते हैं, तो अपन मैप तो डेफिनेटली नहीं जलाएंगे, वेस्ट वाले जो कागज है वो जलाएंगे। जलाना मतलब एनर्जी निकालना, और मैप यानी इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन और एनर्जी के लिए अपन सेम चीज को यूज नहीं करेंगे, नहीं तो अपनी इंफॉर्मेशन खत्म हो जाएगी। पर कार्बोहाइड्रेट्स को तो अपन एनर्जी के लिए यूज करते हैं, उसी को अपन इंफॉर्मेशन के लिए यूज कर रहे हैं। कितना अजीब है यार, इवोल्यूशन ने ऐसे कैसे कर लिया, ऐसा सोचते सोचते जा रहे हैं। बढ़िया। कार्बोहाइड्रेट ऑफ एस स्ट्रेन को लिविंग आर स्ट्रेन को दिया था, और फिर उस लिविंग आर स्ट्रेन को जिस माउस में इंजेक्ट किया था
उस माउस के पिंजरे की तरफ डिसाइडेड था उनका कि यही है हेरिडिटरी मटेरियल। देखा तो है ये भी जिंदा, तीनों जिंदा। इसका मतलब तीनों बच गए। इसका मतलब हेरिडिटरी मटेरियल कहीं न्यूक्लिक एसिड तो नहीं। पलट के उन्होंने चौथे वाले पिंजरे की तरफ देखा तो चौथे पिंजरे में का माउस मरा पड़ा हुआ था। पूरे रूम में सन्नाटा छा गया कि ये सब क्या चल रहा है। न्यूक्लिक एसिड हेरिडिटरी मटेरियल कैसे हो सकता है? वो तो सिर्फ न्यूक्लियस में रहता है, पूरे सेल में भी नहीं रहता। अब फालतू चीज है वो, कुछ तो भी एक एसिडिक नेचर का कोई तो भी एक सब्सटेंस है, बायोमोलिक्यूल है, बस। छी, न्यूक्लिक एसिड हेरिडिटरी मटेरियल है। दे वर शॉक्ड। बट अब एक्सपेरिमेंटल प्रूफ था कि ट्रांसफॉर्मेशन तो सिर्फ आर स्ट्रेन का तब हुआ जब उसको एस स्ट्रेन के न्यूक्लिक एसिड्स मिले। एविडेंस है, अब इसको कैसे झुटलाओगे? एक्सपेरिमेंटल प्रूफ को झुटला नहीं सकते। दिमाग शॉर्ट हो गया, पूरा वो भिन्न हो गया कि ये क्या हो गया। लेकिन अब एक्सपेरिमेंटल प्रूफ था, उनको रिसर्च पब्लिश अपना करना पड़ा। उन्होंने अपना रिसर्च पब्लिश किया। उन्होंने अपना रिसर्च पब्लिश किया। 1944 की बात है ये। ग्रिफिथ का 28, इनका 44। याद रखने की जरूरत नहीं है, मेरे को है याद, मजाक कर रहा हूँ, लेकिन सही में याद रखने की जरूरत नहीं है। ऐसे क्वेश्चंस नहीं आते एग्जाम में कि कौन से साल में किया, और आने भी नहीं चाहिए। अगर आते हैं तो गलत है। मैं बोलूंगा कि अपना एजुकेशन सिस्टम फॉल्ट में है अगर ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो। बाकी याद रहती है डेट्स तो कर लो, लेकिन मेन कंसेप्ट छोड़ के डेट्स के पीछे नहीं भागते रहना। हिस्ट्री पढ़ने का तरीका बताया ना तुमको थोड़ी देर पहले, मतलब बोर किया ना तुमको थोड़ी देर पहले हिस्ट्री पढ़ने का तरीका बताकर। तो हिस्ट्री पढ़ने का ये एक और तरीका है कि डेट्स डज नॉट मैटर, व्हाट मैटर्स इज द पॉलिटिक्स बिहाइंड इट। कि कैसे हुआ, क्यों हुआ, ये वर्ल्ड वॉर क्यों हुआ, ऐसा दो देशों के बीच में झगड़ा क्यों हुआ, उसका पॉलिटिक्स ज्यादा मैटर करता है। डेट का क्या करना है? अनइम्पोर्टेंट फालतू की चीजें, कुछ तो भी डेट वेट बकवास। बट याद रहता है अगर तो रख लेने का, ठीक है। तो ये 1944 में किया उन्होंने। अब यहाँ पर खत्म हो गया डीएनए का रिसर्च। अब सीधा सीधा प्रूव हो गया कि न्यूक्लिक एसिड हेरिडिटरी मटेरियल है। लेकिन व्हाट अबाउट लोगों का ईगो, लोगों का दिमाग हुआ खराब कि हट, हमने जिंदगी भर प्रोटीन के ऊपर रिसर्च किया, हमने जिंदगी भर हमारी पूरी जिंदगी डेडिकेट कर दी प्रोटीन का स्ट्रक्चर, प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शरी स्ट्रक्चर, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर फाइंड आउट करने में। हमने सोचा कि हेरिडिटरी मटेरियल प्रोटीन ही होगा और ये निकला। ऐसे तो अपना नोबेल प्राइज का मौका ही गया अभी तो लोगों ने क्या किया, सीधा पलट गए कि ये एक्सपेरिमेंट गलत है, ऐसा हो ही नहीं सकता। कुछ तो भी तुमने गड़बड़ किया होगा, वो प्यूरिफिकेशन ठीक से नहीं हुआ होगा, ऐसे कैसे न्यूक्लिक एसिड हेरिडिटरी मटेरियल होगा, और लोगों ने एक्सेप्ट करने से रिफ्यूज कर दिया। अब यार इससे और क्या एक्सपेरिमेंटल एविडेंस देंगे इससे अच्छा? लेकिन लोग मानने को ही तैयार नहीं, नहीं हम तो प्रोटीन्स को ही मानेंगे बोलते हेरिडिटरी मटेरियल। इसलिए फिर क्या हुआ, 1952 में हर्शे एंड चेज दो साइंटिस्ट आए 1952 में। इन्होंने बोला कि हम और अच्छा एक्सपेरिमेंटल एविडेंस देते हैं। अब क्या है, डीएनए का स्ट्रक्चर वगैरह तो इल्यूसिडेट नहीं हुआ था, लेकिन एक एश एनालिसिस नाम की चीज रहती है, तुमने शायद इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। उसमें क्या करते हैं, कोई भी कंपाउंड को जलाते हैं, और जलाने के बाद उसकी जो ऐश बनती है, अरे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अपन ने इसमें ही तो पढ़ा है ना, बायोमोलिक्यूल्स के स्टार्टिंग में सेल्स का ऐश एनालिसिस करके सेल्स में कौन से एलिमेंट्स रहते हैं ये फाइंड आउट करना, ठीक है। एलिमेंटल एनालिसिस भी बोलते हैं उसको केमिस्ट्री में। तो डीएनए का एलिमेंटल एनालिसिस किया तो पता चला कि डीएनए में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस, ये चीजें मिलती है। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये तो ऑब्वियस है। ये तो मतलब CHO तो फालतू है, वो तो हर बायोमोलिक्यूल में रहेगा ही। उसके अलावा नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस, ये चीजें मिलती है। इट हैड बीन डिस्कस, उसका स्ट्रक्चर वगैरह पता नहीं था, बस डीएनए में फॉस्फोरस मिलता है इतना पता था। और प्रोटीन्स में सिस्टेइन और मिथियोनिन सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड्स है। प्रोटीन्स में देखो फॉस्फोरस कभी नहीं रहेगा। कोई भी प्रोटीन में फॉस्फोरस रहता है क्या? तुम बोलोगे सर वो केजिन है ना, वो फॉस्फोप्रोटीन है ना, केजिन, सर वो फॉस्फोप्रोटीन है। अरे वो फॉस्फोप्रोटीन है, लेकिन वो
मॉडिफाइड प्रोटीन है, वो कॉन्जुगेटेड प्रोटीन है, उस प्रोटीन के ऊपर फॉस्फोरिक एसिड अटैच हुआ है केजीन के ऊपर, जो मिल्क प्रोटीन है। ऐसे नॉर्मली प्रोटीन के अमीनो एसिड में कभी फॉस्फोरस रहता है क्या? नहीं रहता है। ठीक है, दूसरी बात, डीएनए में कभी सल्फर रहेगा क्या? कभी नहीं रहेगा। डीएनए में सल्फर तो अपने को कभी नहीं मिला। सल्फर अगर है तो वो प्रोटीन ही है, और फॉस्फोरस अगर है तो वो डीएनए में रहेगा। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, बैक्टीरियोफेजेस, बैक्टीरियोफेज यानी ऐसे वायरसेस जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं, है ना। बैक्टीरियोफेज मतलब ऐसे वायरसेस जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं। तो इन्होंने क्या किया, ई कोलाई को इन्फेक्ट करने वाला एक बैक्टीरियोफेज लिया और उस बैक्टीरियोफेज की 2 सेट्स बनाए। ठीक है, 2 सेट्स बनाए बैक्टीरियोफेज के, 2 सेट्स ऑफ बैक्टीरियोफेजेस। एक में उसने क्या किया, उसको ट्रीट किया रेडियो एक्टिव सल्फर से और दूसरे को ट्रीट किया रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस से। ठीक है, ह हे ली बे ब क न अ फ ने ना मग अल सी प, फॉस्फोरस का 15 यानी नॉर्मली फॉस्फोरस का नॉर्मल फॉस्फोरस जो रहेगा उसका एटॉमिक मास नंबर रहेगा 30। ऐसा सीधा 15 एटॉमिक नंबर है इसलिए उसका डबल कर देने का ऐसा नहीं है। हाँ, ऐसा हर बार नहीं चलता है। ठीक है, ऐसी मनमानी अपन हर बार नहीं कर सकते, क्योंकि एटॉमिक नंबर यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स रहता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं रहता है। और एटॉमिक मास नंबर यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स, तो न्यूट्रॉन्स कभी कभी कम ज़्यादा भी रह सकते हैं। आइसोबार्स वगैरह बनते हैं उसके कारण तुमको पता है ये चीज़। ठीक है, तो नॉर्मल फॉस्फोरस P30 रहता है और रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस जो रहता है वो P32 रहता है। वैसे ही नॉर्मल सल्फर S32 रहता है और रेडियो एक्टिव सल्फर S35 रहता है। ठीक है, तो बैक्टीरियोफेजेस, बैक्टीरिया नहीं, बैक्टीरियोफेजेस मतलब ऐसे वायरसेस जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करेंगे, ऐसे वायरसेस जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो बैक्टीरियोफेजेस ग्रोन ऑन P32, तो इनका पूरा फॉस्फोरस इनमें जितना भी रहेगा वो रेडियो एक्टिव रहेगा। और दूसरा सेट बनाया बैक्टीरियोफेज का, उसमें क्या था, वो जो दूसरे वाले जो बैक्टीरियोफेजेस थे, दूसरे सेट के बैक्टीरियोफेजेस, उनको क्या किया था, तो उनको ग्रो किया था ऑन रेडियो एक्टिव सल्फर, सॉरी 35 है, 35। ठीक है, अब इनको क्या किया, छोड़ दिया ई कोलाई के ऊपर। लेट देम इन्फेक्ट ई कोलाई, इधर भी वही किया, लेट देम इन्फेक्ट ई कोलाई। ठीक है, उसके बाद क्या हो किया, मिक्सिंग इन मिक्सर। सर मिक्सर मतलब, अरे मिक्सर ग्राइंडर नहीं पता क्या किचन में रहता है, वही वाला, कोई मैजिक नहीं है उसमें, कोई खतरनाक टेक्नोलॉजी नहीं है, अपना नॉर्मल मिक्सर ग्राइंडर। मिक्सर में मिक्स किया। इसके कारण क्या हो गया कि वायरल सेल्स एंड बैक्टीरियल सेल्स सेपरेट, है ना, वायरल सेल्स एंड बैक्टीरियल सेल्स सेपरेट। अब इन दोनों का किया सेंट्रीफ्यूगेशन, इन दोनों का किया सेंट्रीफ्यूगेशन।
ठीक है। सेंट्रीफ्यूगेशन करने के बाद क्या हुआ कि वायरल सेल अलग हो गए। वायरल सेल हल्के होने के कारण उन्होंने ऊपर बैंड बनाया, बैक्टीरियल सेल भारी होने के कारण उन्होंने नीचे बैंड बनाया। वायरल सेल हल्के होने के कारण उन्होंने, वायरल सेल यानी सेल तो है नहीं, वायरल सेल लिख के रखा था मैंने, अरे सॉरी, वायरल पार्ट और बैक्टीरियल सेल भारी होने के कारण उन्होंने नीचे बैंड बनाया। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो ये है वायरल पार्ट। वायरस का जो भी बचा हुआ पार्ट है वो ये है। वायरस का जो भी बचा हुआ पार्ट है वो ये है। ठीक है, और ये क्या है? ये बैक्टीरियल सेल है। ये बैक्टीरियल सेल वाला बैंड है। इस बैंड में बैक्टीरियल सेल्स प्रेजेंट है। इस पार्ट में, इस बैंड में बैक्टीरियल सेल्स प्रेजेंट है। इस टेस्ट ट्यूब में, जिसमें अपन ने ऐसा वायरस दिया था बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करने के लिए जिसका फॉस्फोरस रेडियो एक्टिव है, इसमें अपने को ऊपर वाले बैंड से नो रेडिएशन मिला और नीचे वाले बैंड से रेडिएशन मिला। और फॉस्फोरस किस में रहता है? फॉस्फोरस सिर्फ डीएनए में रहता है। बैक्टीरियल सेल से डीएनए से रेडिएशन मिल रहा है, इसका मतलब वायरस का डीएनए बैक्टीरिया के अंदर जा चुका है। इसका मतलब हेरिडिटरी मटेरियल क्या है? डीएनए है। इधर क्या हुआ? जिसमें अपन ने सल्फर को रेडियो एक्टिव किया था, और सल्फर किस में मिलता है? तो प्रोटीन्स में मिलता है। तो ऊपर वाला जो पोर्शन है ये अपने को रेडियो एक्टिव मिला, मतलब इसके प्रोटीन्स ऊपर ही रह गए हैं। इसके प्रोटीन्स बैक्टीरियल सेल के अंदर एंटर नहीं हुए हैं, और यहाँ से अपने को नो रेडिएशन मिला, क्योंकि तो इस केस में बैक्टीरिया को वायरस ने जो इन्फेक्ट किया है, अपना डीएनए जो बैक्टीरिया के अंदर छोड़ा है, वो डीएनए तो नॉन रेडियो एक्टिव है, क्योंकि तो इस वाले सैंपल में तो सल्फर को रेडियो एक्टिव बनाया था, फॉस्फोरस तो नॉर्मल था। सोच लो आंख बंद करके 2 मिनट, कॉमन सेंस है कि नहीं? ठीक है, तो अब कोई डाउट ही नहीं रहा, ये एकदम प्रॉपर एविडेंस है। और इस एविडेंस के बाद इट वॉज प्रॉपरली इस्टेब्लिश्ड, it was properly established that nucleic acid is the हेरिडिटरी मटेरियल। अब इसमें कोई झगड़ा करने का, कोई ऑब्जेक्शन लेने का सवाल ही पैदा नहीं होता। अब तुमको आंख बंद करके एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा कि न्यूक्लिक एसिड ही हेरिडिटरी मटेरियल है, क्योंकि जहां पर अपन ने न्यूक्लिक एसिड को रेडियो एक्टिव बना दिया, फास्फोरस को रेडियो एक्टिव बनाया, उस केस में अपने को बैक्टीरियल सेल से रेडिएशन मिला। और जब अपन ने न्यूक्लिक एसिड को नॉर्मल छोड़ा, प्रोटीन को रेडियो एक्टिव बनाया, तो अपने को बैक्टीरियल सेल से रेडिएशन नहीं मिला। इसका मतलब बैक्टीरियल सेल के अंदर क्या जा रहा है? प्रोटीन जा रहा है क्या? नहीं जा रहा है। बैक्टीरियल सेल के अंदर क्या जा रहा है? बैक्टीरियल सेल के अंदर जा रहा है डीएनए, न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, दस न्यूक्लिक एसिड इज द हेरिडिटरी मटेरियल। दिस वॉज इस्टेब्लिश्ड, दिस वॉज प्रूवन। तो आज के क्लास में अपन ने इतना लिखा है। नोट्स बनाने के लिए तुम लोग इस वीडियो को पॉज करके लिख सकते हो। ये शायद का है, को याद है अच्छे से, 1928 है। आई नो दिस इज 1928 फॉर श्योर। ये दूसरा पेज है। ये तीसरा पेज है। ये चौथा पेज है। ये पांचवा पेज है। ठीक है, तो विद दिस
विल स्टॉप फॉर टुडे। कल के क्लास में अपन स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए देखेंगे, क्योंकि अभी सबका इंटरेस्ट डीएनए की तरफ आ गया कि अरे यार ये न्यूक्लिक एसिड क्या है, तो डिस्कवर करना पड़ेगा अपने को, तभी नोबेल प्राइज मिल पाएगा। तो सब लोग डीएनए के स्ट्रक्चर ढूंढने के चक्कर में पड़ गए, उसके पीछे पड़ गए। डीएनए का स्ट्रक्चर किसने ढूंढा, कैसे ढूंढा और कैसा रहता है डीएनए का स्ट्रक्चर, ये सब अपन देखेंगे कल के क्लास में। तब तक के लिए गुड बाय।